Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. अग्नि परीक्षा जो रिसेंट वाली 8 अक्टूबर वाली अग्नि परीक्षा से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि हर एक अग्नि परीक्षा का तुमको वीडियो सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तुमको ज़्यादा फायदा होगा। ऑलराइट, तो हर एक अग्नि परीक्षा देने के बाद तुमको ये वीडियो सॉल्यूशंस मिलते जाएगा, यूट्यूब पे ही अपलोड करेंगे। ऑलराइट, मतलब सबको दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अग्नि परीक्षा का क्या आया था इस बार। ऑलराइट, तो 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस एवरी संडे बिटवीन 2 to 3 PM। ऑलराइट, एंड ऑल्सो फाइनल संडे को बड़ा वाला, ठीक है, मेगा क्विज जो होता है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन। ऑलराइट, फाइंड द ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट देखते क्या दिया है। ठीक है, देखो अभी ये अगर तुम लॉजिकली करते हो, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। इसमें मैं कुछ लॉजिक ढूंढूंगा भी नहीं कि हाँ नंबर्स के बीच में क्या लॉजिक है। जब मेरे पास टाइम कम है मैं क्या करूँगा, आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू मार्क दिस एंड मूव ऑन। ठीक है, मैं मूव ऑन करूँगा। रीजन बीइंग एक तो देखो, मतलब तुम बोलोगे कि सारे 10 से डिविजिबल है, वो डिविजिबिलिटी वाली सबसे लास्ट में लगाना है लॉजिक, जब तुम्हारे पास कुछ भी लॉजिक नहीं। मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया कि लेट्स से कि अगर 400 ऑड मैन आउट है तो हमारे पास दो 400 है, कौन सा वाला है। 100 ऑड मैन आउट है, वापस से 200 है गाइस, कौन सा ऑड मैन आउट है। वापस से 50, कौन सा 50 ऑड मैन आउट है। ठीक है, तो इसलिए 3252 मार्क इट, मूव ऑन। बट अभी हम लोग देखते हैं कि लॉजिक निकाल सकते हैं क्या। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सारे मल्टीपल्स, जैसे अगर मैं ये वाले 50 से स्टार्ट करता हूँ, 50 इंटू 200, 100 इंटू 400। ओके, तो लॉजिक ये है गाइस, देखो वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, समझा मुझे लॉजिक। ऑलराइट, जब भी तुमको दिख रहा है कि ये, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलता हूँ कि दो चीज़ है, एक तो दो नंबर्स के बीच में जो जंप्स रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे या जंप्स लार्ज रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें इनिशियली मेरे को दिख रहा है कि बड़ा जंप है, फिर छोटे छोटे होते जा रहे हैं, फिर वापस से जंप्स बड़े होते जा रहे हैं। तो जब भी जंप स्मॉल है तब डिफरेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं, जब जंप्स लार्ज है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टोरियल्स, पावर, स्क्वायर्स, क्यूब्स वो इन्वॉल्व रहता है। अभी यहाँ पे क्या लॉजिक है कि 50 इंटू 200 है, 100 इंटू 4 400 है, 400 इंटू 4 ये 4 था, इंटू 8 यहाँ पे होना चाहिए था 3200। ठीक है, लॉजिक देखो अभी 3200 डिवाइडेड बाय 8 इज 400, 400 डिवाइडेड बाय 4 इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, फिर 50 डिवाइडेड बाय वापस से अभी देखो ये 8, फिर 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ डिवाइडेड बाय 1, तो 50 डिवाइडेड बाय 1 बराबर 50 आया। अभी इसका हाफ 1 का हाफ, राइट, 1 का हाफ क्या है 0.5 या 1/2, तो 50 डिवाइडेड बाय 1/2 इज नथिंग बट 50 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, तो वो हो जाएगा राइट 50 50, फिर यहाँ पे आ गया 100। अभी 0.5 का हाफ मतलब 1/2 का हाफ दैट इज 1/4 मतलब 0.25, तो 100 डिवाइडेड बाय 1/4 इज नथिंग बट 100 इंटू 4/1, तो बराबर 400 आ गया। आई होप लॉजिक इज क्लियर। वो भी लॉजिक समझ गया होगा आई होप कि कैसे तुम लोगों ने डायरेक्टली 3252 मार्क करना चाहिए था, क्योंकि हर एक नंबर दो दो है। तो ऑड मैन आउट कौन सा है, ऑड मैन आउट में हमेशा एक नंबर या एक लेटर जो भी है जो हमको दिया है वो ऑड मैन आउट होने वाला है। ऐसे दो दो नंबर्स या दो दो लेटर्स वो ऑड मैन आउट नहीं हो सकते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, कहीं पे भी तुम्हें लगा ये ऐसा क्यों है वो ऐसा क्यों है, यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, डीआई का क्वेश्चन है अपना। The table shows cumulative percentage, okay, cumulative percentage of novels दिया है उन्होंने, distributed by a novelist। कोई novelist है, वो novels लिख रहा है, वो distribute कर रहा है कि इनको shopkeepers को, और ये cumulative percentage है। cumulative मतलब क्या, add होते जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे कि ए को अगर लेट्स से कि वो novelist 100 novels डिवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ए को 25% मिले, बी को 35, सी को 56, डी को 72, ई को 100%। ई को 100% मिल रहे तो मतलब 100 में से 100 ई को मिल रहे, तो बाकियों को कैसे कुछ मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव का क्या ऐसा होता है, लॉजिक क्या होता है कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज है ना, तो ए को 25% जा रहे हैं। लेट्स अज्यूम 100 नॉवेल्स है। ठीक है, देखते आगे कुछ दिया है क्या। लेट्स अज्यूम कि 100 नॉवेल्स है, तो ए को 25% ऑफ दिस, मतलब ए के पास 25 नॉवेल्स जा रहे हैं। ठीक है, बी के पास 35%, मतलब ए प्लस बी इज 35%। ठीक है, ए प्लस बी को 35% मिल रहा है, दैट इज द
मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव, ठीक है। सिर्फ ए को 25 मिल रहे हैं, बी को सिर्फ 35 नहीं मिल रहे, बी को 35 माइनस 25 मिलेगी। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी इज गोइंग टू बी 35%, और उसमें ए को 25 है तो बी को कितना होएगा 35 माइनस 25 10%। तो ये बराबर 10%, मतलब 100 का 10% 10 आ गया, तो 25 प्लस 10 बराबर 35। अभी क्या होएगा, अभी तुमको ये क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्ट करते रहना है, ठीक है। 35 इज नथिंग बट ए प्लस बी, सी आ गया अभी इन्वॉल्व, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 56 दी है उन्होंने। अगर ए प्लस बी प्लस सी इज 56, जिसमें ए प्लस बी इज 35, तो सी की वैल्यू क्या आएगी 56 माइनस 35, तो दैट इज गोइंग टू बी 21। सिमिलरली मतलब जो इमीडिएटली ऊपर का नंबर है ना उसका डिफरेंस लेते जाओ। इमीडिएटली ऊपर का नंबर है 28। अभी तुम अगर इन सबको ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए टोटल, क्योंकि अभी इंडिविजुअली देख रहे हो और टोटल यहाँ पे 100% आ रहा था सबका मिला के, कि टोटल मतलब सबको 100 के 100 बुक सबको मिल रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे एक भी बुक नहीं कि जो लेफ्ट आउट हो रहा है कि नहीं ये बुक पांचों में से किसको भी नहीं मिला, ऐसे हो रहा नहीं कहीं। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। तो इन सबका एडिशन क्या आना चाहिए 100। तो देखो 6 12 8 20, 2 कैरी ओवर, 4 5 7 8 10 100 बराबर है, कहीं पे भी कैलकुलेशन एरर नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। यही तुम 100x बुक्स लेके कर सकते हो तो आगे xx आएगा, पर आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ वेरिएबल। जनरली मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी वही बोलता हूँ कि परसेंटेज आया कोई भी क्वेश्चन तो आई सॉल्व इट यूजिंग 100, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नॉवेलिस्ट आउट ऑफ द टोटल नॉवेल्स टू 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स एंड परसेंटेज ऑफ नॉवेल दैट वर सोल्ड, ठीक है। ये सोल्ड है, ये परसेंटेज ऑफ नॉवेल सोल्ड है, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव वगैरह इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव बस स्टार्टिंग में था। दिस इज परसेंटेज ऑफ नॉवेल सोल्ड। तो मतलब क्या करेंगे अपन, ठीक है। हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, टोटल नॉवेल्स 100 है। ए के पास आई थिंक 25 थे, बी के पास 10 थे, 25 प्लस 10 35 था, नेक्स्ट नंबर 56 था, फिर आगे का नंबर नहीं याद है, 21 16 28। अभी ये हो गए कि डिस्ट्रीब्यूट कितने किए उनको, टोटल नॉवेल ए के पास कितने, अभी सोल्ड अनसोल्ड। ऑलराइट, ये है अभी हमको करना है कि परसेंटेज ऑफ सोल्ड नॉवेल्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर किसी ने नहीं किया है तो लर्न कर लो, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमारी जो बोधी विजन शीट भी थी उसमें भी दिया है हमने, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लगे तो लिंक डाल देंगे, बोधी विजन शीट, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब अगर किसी ने पूछा मुझे 12.5% ऑफ लेट्स से 64 क्या है, तो मुझे तुरंत किने मैं सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, अच्छा 4 12 4 26 25 नहीं, 12.5% इज नथिंग बट 1/8 इंटू 64 8 8 ठीक है, ऐसे करना है सॉल्व। तो वही अभी उन्होंने क्या दिया है कि परसेंटेज ऑफ सोल्ड नॉवेल्स 75% है, विच इज नथिंग बट 3/4। तो 3/4 ऑफ 25 मतलब 75/4 इज सोल्ड, 25/4 इज अनसोल्ड। फ्रैक्शन में ही रखते, देखते वो डेसिमल में नहीं करते, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डेसिमल्स। अभी 80% ऑफ 10 आर सोल्ड, बचे हुए 2 आर अनसोल्ड। गाइज आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल कैलकुलेशंस है, ठीक है। एग्जाम में इतना डेकोरेट नहीं करना है, अभी तुम्हें समझ में आई इसलिए मैं इतना अच्छा ठीक है अच्छा बोला और ये ऐसी लाइन आ गई। ओके 21 50% ऑफ 21 मतलब 10.5, ये डेसिमल इजीली मिल गया मुझे इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ। ऑलराइट 70% ऑफ 16, तो अभी 70% ऑफ 16। आई होप कि तुम्हारे टेबल्स क्लियर है, ठीक है। 16 7 मुझे पता है कि 16 7 कितना है, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, पर वो बराबर ये 0 0 कट, फिर एक नीचे डेसिमल रहेगा तो 112/10 11.2 बचा हुआ 4.8 अनसोल्ड, क्योंकि 16 है ना टोटल बुक्स। सिमिलरली 60%, अभी 60% मतलब 6/10 इंटू 28 करो, ठीक है। 28 6 इंटू 28 कर सकते हो, या 30 इंटू 6 इज 180, 180 माइनस 12 क्योंकि 2 ऐड किया था ना मैंने,
तो 6 इंटू 30 180, 180 माइनस 12 इज 168, 168 डिवाइडेड बाई 10 इज 16.8। 16.8 बुक्स मेरे सोल्ड हो जाएंगे, बचे हुए जो है वो अनसोल्ड है। तो कितने अनसोल्ड है? 0.2 पहले ऐड करूंगा, 11.2 अनसोल्ड है। समझ में आ रहा है गाइज? आई होप कि दिस इज क्लियर। इजी है, इतना मुश्किल नहीं ये वाला क्वेश्चन डीआई का। हो गया मेरा अभी, बस उन्होंने अभी जो भी क्वेश्चंस पूछे वो सॉल्व करने। नंबर ऑफ अनसोल्ड नॉवेल्स बाय डी एंड ई टुगेदर, अनसोल्ड नॉवेल्स, ये सोल्ड है, ठीक है, परसेंटेज सोल्ड है ना, ठीक से क्वेश्चन पूछते जाओ, पढ़ते जाओ। अनसोल्ड नॉवेल्स बाय डी एंड ई टुगेदर, डी एंड ई टुगेदर, बराबर नंबर भी देखो 4.8 और 11.2 मिक्स हो रहा है, मस्त बराबर ऐड हो रहा है, होल नंबर मिल रहा है, ठीक है, 16 है। परसेंट नंबर ऑफ अनसोल्ड नॉवेल्स बाय डी एंड ई टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नॉवेल्स सोल्ड बाय बी, नॉवेल्स सोल्ड बाय बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन, किससे कंपेयर कर रहे हैं? बी से, तो उसकी वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे, नीचे क्या आएगा? जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आता है गाइज, तो नीचे 16 नहीं आएगा, 8 आएगा, 8/8 1/1 into 100, योर आंसर वुड बी 100%। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तुम बोलोगे कि सर 100 लेके आंसर कैसे आ रहा है? आएगा, क्यों? क्योंकि x आता वेरिएबल, ठीक है, तो x ऊपर भी रहता, नीचे भी x रहता, x कट हो जाता था, ठीक है। इसलिए परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस 100 लेके, कोई भी क्वेश्चन दो 100 लेके सॉल्व होगा, एनी क्वेश्चन। एफ सोल्ड ऑल द अनसोल्ड नॉवेल्स ऑफ ऑल द शॉपकीपर्स। अभी इसमें देखो वैल्यूज इन्वॉल्व है, तभी भी 100 से हमारा आंसर आने वाला है, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। एफ सोल्ड ऑल द अनसोल्ड नॉवेल्स ऑफ ऑल द शॉपकीपर्स, सारे शॉपकीपर्स के अनसोल्ड नॉवेल्स वो सेल कर रहा है एफ, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, अपन टोटल देखते हैं, ये अभी ये तो 100 आने वाला है, टोटल सोल्ड कितने? अभी ये 41, ये 6.25 आएगा, 6/25, तो ये बचा हुआ 25 माइनस 6.25, इसमें पहले 0.75 ऐड करूंगा मैं, तो 7 हो जाएगा, 0.75 7 हो गया, बचेगा 18, तो ये हो जाएगा 18.75, ठीक है। ये 18.75 है, ये 8 है, ये अभी ऐड कर लेते, ये कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा, ठीक है, ये 28 हो जाएगा, 28 प्लस 8 36, 36 46, 46.5, 46 में 18 ऐड कर रहा हूँ 64, 64.5, उसमें 0.75 ऐड कर रहा हूँ, 64.5 आया था ना, 65.25, और ये बचा हुआ 100 माइनस 65.25, 0.75 ऐड कर रहा हूँ पहले 66, थॉट प्रोसेस देखो गाइस मैं कैसे कर रहा हूँ, तो 34.75 अनसोल्ड है मेरे 100 में से 34.75 अनसोल्ड है। अभी देखते हैं, शॉपकीपर एट द रेट ऑफ 40 रुपीज एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इज 55,600। 55,600 मेरा जनरेट हो रहा है जब मैं हर एक बुक 40 की बेच रहा हूँ, तो टोटल में कितने बुक्स बेच रहा हूँ? 4 1 4 3 12 36 1390 1390 बुक्स अनसोल्ड रह रही मेरी एक्चुअल कंडीशन में। हमने x कंसीडर नहीं किया ना, हमने 100 कंसीडर किया, इसलिए मेरे पास 34.75 है, ठीक है। अभी पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉवेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नॉवेलिस्ट टू सी। सी को कितने नॉवेल्स मिले थे? तो अपने केस में सी को कितने नॉवेल्स मिले? 21। अभी समझो कैसे मैं अभी 100 यूज करके सॉल्व कर रहे अपन, राइट। तो जब देखो अभी ये अनसोल्ड बुक्स है, अनसोल्ड बुक्स से अनसोल्ड बुक्स कंपेयर करने, ठीक है। तो जब एक्चुअल, ठीक है, जब मेरे केस में अनसोल्ड बुक्स कितने हैं? 34.75, ऑलराइट, 34.75 आ रहे हैं मेरे केस में, 34.75 बुक्स अनसोल्ड आ रहे हैं, ऑलराइट। बट एक्चुअल केस में जैसे मतलब 34.75 अनसोल्ड है, तो मैं कितने बुक्स बांट रहा हूँ? सी को 21 बुक्स। मतलब जो देखो, जो हमें अभी मैंने नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक्स एक्चुअल निकाले, दैट इज 1390, उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक्स मेरे केस में, दैट इज 34.75। तो जब 34.75 मेरे अनसोल्ड बुक्स है, मेरे एक्चुअल बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू सी इज 21, एक्चुअल मतलब अपने केस में। वही अगर मेरे 1390 एक्चुअल अनसोल्ड बुक्स है, तो कितना आएगा कि सी के पास कितने बुक्स आएंगे? तो 1390 डिवाइडेड बाय 3475 कर रहा हूँ, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डेसिमल
हटाया 21। अभी ऊपर ये 7 3 दिख रहा है, 7 से होना चाहिए आइडियली, 7 9 नहीं है 7 से, तो अभी क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं 5 से डिवाइड करेंगे, बाकी कुछ दिख रहा नहीं मुझे। 5 6 30, 47, 5 9 ओके, 5 2 10, 39, 5 7 35, 5 2 10, 40, 5 8 0 0। ठीक है ठीक है गाइस, इंटू 4 हो रहा है क्या? 700 इंटू 4 2800 होता है, ये इंटू 4 देखते हैं, होना चाहिए गाइस। अप्रोक्सीमेशन भी सीखो। 4 9 36, 4 6 2780 हो रहा है इंटू 4, और ये एक जीरो रह रहा है, ठीक है। 40 इंटू 4 21 840 आंसर आना चाहिए तुम्हारा। कितने बुक्स बांटे थे? 840। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। आई होप कि समझ रहे हैं, 100 से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, हर एक। डिफरेंस बिटवीन एवरेज नॉवेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए बी एंड डी। ए बी एंड डी को एवरेज नॉवेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। तो 16 26 प्लस 25 51 डिवाइडेड बाई 3 17। नंबर्स भी अच्छे दिए हमें। तो ए बी एंड डी को एवरेज कितना है? 70। एंड सोल्ड बाय सी एंड डी, एंड सोल्ड बाय सी एंड ई, ठीक है। एंड नॉवेल्स सोल्ड बाय सी एंड ई, सोल्ड बाय सी एंड ई, नहीं अनसोल्ड है, सॉरी माय बैड, सोल्ड बाय बोला है उन्होंने, ठीक है, ठीक से पढ़ते जाओ। सोल्ड बाय सी एंड ई। तो 10 प्लस 16 26 26 प्लस 1.3 27.3, ठीक है। एंड नॉवेल सोल्ड बाय, अच्छा तो अभी हमारे केस में क्या आएगा? 27.3 है। ए बी डी का एवरेज 17 आया एंड सोल्ड बाय सी एंड डी 27.3 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 10.3, ठीक है। फाइंड द टोटल नॉवेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नॉवेलिस्ट। जब मेरा डिफरेंस 10.3 आ रहा है अपने केस में, अभी मैं सिर्फ अपने केस का कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे केस में 10.3 डिफरेंस जब आ रहा है, तब एक्चुअल नॉवेल सोल्ड कितने हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड 100 लिए ना हमने, एक्स नहीं ले रहे, 100 नॉवेल्स लिए हमने। वही अभी क्वेश्चन में बोल रहे कि नहीं, डिफरेंस 10.3 तुम्हारे केस में, एक्चुअल इसमें 206। तो कितने नॉवेल्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे? नॉवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का ही पूछा है ना। फाइंड द टोटल नॉवेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नॉवेलिस्ट। सिंपल, 206 बाय 10.3 इंटू 100, यूनिटरी मेथड 4th 5th स्टैंडर्ड में सीखे। 2060 बाय 103, नंबर्स भी देखो बहुत अच्छे दिए। 2000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे नॉवेलिस्ट ने। समझ रहा है? कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फाइंड रेशियो ऑफ नॉवेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड सी टू सोल्ड नॉवेल्स बाय डी एंड सी। ए एंड सी को कितने डिस्ट्रीब्यूट किए? 25 प्लस 21 46 इज टू अनसोल्ड नॉवेल्स बाय डी एंड ई। अनसोल्ड, अनसोल्ड मतलब ये वाला कॉलम डी एंड ई। 4.8 प्लस 11.2 कितना है? 16। 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 2 23 जा, इससे नीचे नहीं जाएगा। 23:8। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मूविंग ऑन, कुछ भी डाउट्स रह गए आज देम कि ये ऐसे क्यों, मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं वो भी समझो, ठीक है, तुमको इजी जाएगा। 8 पर्सन्स ऑफ अ 3 जनरेशन फैमिली। अच्छा, तो ये 2 मतलब तुम्हारा अरेंजमेंट प्लस तुम्हारे ब्लड रिलेशंस, तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। फैमिली फ्रॉम A to H सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, वो दे दिया है फेसिंग द सेंटर। A to H 8 लोग है, 3 जनरेशन का है, उन्होंने भी बोल दिया 8 लोग ऐसे बनाते हैं अपन, ठीक है, और सारे टूवर्ड्स द सेंटर है, बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर ऑब्वियसली। ए एंड हर अनमैरिड, अभी 3 जनरेशन है। ओके, हाँ है जगह, इनफ जगह, 3 जनरेशन है, मतलब ये हो गया मेरा लेवल 0, इनके ऊपर आएगा मेरा लेवल 1, इसके ऊपर आएगा मेरा लेवल 2, ठीक है। मतलब ये 3 जनरेशन हो गए, ठीक है। 0 से स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि ये मेरा जनरेशन है, मैं अज्यूम करता हूँ मैं 0 लेवल पे हूँ। फिर मेरे नीचे जो है, मेरे जो ग्रैंड डॉटर है, या मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, मेरा नेफ्यू, मेरी नीस, दोज विल बी लेवल -1। हमें वो नहीं करना है,
और मेरे ग्रैंड किड्स जो होंगे वो लेवल -2 नीचे जाएंगे, ठीक है। पर हमें अभी 3 लेवल्स दिए, तो 3 लेवल में देख रहा हूँ। ऑलराइट, अभी क्या, ए एंड हर अनमैरिड सिस्टर। गाइज ग्रामर भी दिया है हमें, देखो ध्यान दो, हर अनमैरिड बोला है उन्होंने, ग्रामर दिया है, ए का जेंडर समझ गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि फीमेल्स को स्क्वायर में रिप्रेजेंट करता हूँ या क्वाड्रिलैटरल, मेल्स को सर्कल, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो। ए एंड हर अनमैरिड सिस्टर इन लॉ, बहुत सारे हिंट्स दिए इसमें। एक तो ए फीमेल है, हर अनमैरिड सिस्टर इन लॉ, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि इसका मतलब ये नहीं कि ए है, ठीक है, जिसका कोई भाई है, ठीक है, इसका कोई भाई है, ऑलराइट, इसका कोई भाई है, ब्रदर, ठीक है, उसकी कोई बीवी है, उसकी कोई बीवी है, वाइफ, ये एक्स है, वाई है। तो इन दैट केस ए सिस्टर इन लॉ वुड बी दिस वाई पर्सन, मतलब भाभी, ठीक है। मैं ए हूं, मैं लड़की हूं, मेरे भाई की वाइफ इज माई भाभी, बट इन दैट केस एज सिस्टर इन लॉ इज मैरिड, भाभी मैरिड है ना, मतलब मेरे भाई की वाइफ है वो, तो मैरिड हो गई। उन्होंने हिंट में क्या दिया है, हर अनमैरिड सिस्टर इन लॉ, ए एंड हर अनमैरिड सिस्टर इन लॉ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ है कि ए की शादी हुई है किसी के साथ, ए इज मैरिड टू समवन, हस्बैंड एक्स, एंड एक्स की कोई सिस्टर है वाई, एंड दैट इज अनमैरिड, दैट सिस्टर इज अनमैरिड। तो मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मैं लड़की हूं, मेरा कोई हस्बैंड है एक्स, उसकी बहन है वाई, एंड शी इज अनमैरिड। सो नाउ मेरी शादी हुई। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कैसे हर एक इसमें हिंट दिया रहता है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है टेक्निकली, बस ये समझा कि ए की शादी हुई है, और ए की जिसके साथ शादी हुई है उसकी कोई बहन है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। और इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिटिंग अरेंजमेंट। मैं बस क्या करूँगा, ए के ऑपोजिट कोई बैठ रहा है, ए एंड हर अनमैरिड सिस्टर इन लॉ सिट ऑपोजिट। मतलब अभी देखो ऑपोजिट, तुम बोलोगे कि यहाँ पे क्यों बना है, यहाँ पे भी बना सकते, कहीं पे भी बनाओ तुम, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ एज एंकर पोजीशन। देखते आगे और कुछ दिया है क्या। आई होप कि वो पजल वाला वीडियो बनाया था हमने, वो एक बार देखो, यूट्यूब पे डाला हुआ है कि पजल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी ए के रिलेटेड ज्यादा स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं क्या, ए सन, ए, ठीक है। तो तुम ए को एंकर मान के चल सकते हो, ठीक है। उसके रिलेटेड ज्यादा हमको हिंट्स दिए आगे जाकर, दैट्स व्हाई। ऑलराइट, ए एंड हर अनमैरिड सिस्टर इन लॉ सीट अपोजिट टू ईच अदर। मुझे वो अनमैरिड सिस्टर इन लॉ कौन है समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ए क्या, मेरे को सिस्टर इन लॉ एग्जैक्टली कौन है पता नहीं, पर वो दोनों अपोजिट बैठ रहे। तो सीटिंग अरेंजमेंट एज ऑफ नाउ होल्ड पे रखते हैं, देखते पहले ब्लड रिलेशन निकाल पाते हैं क्या, ठीक है। वन पर्सन सीट्स बिटवीन ए सन, ओके, ए को बेटा भी है एंड हर सिस्टर इन लॉ। ऑलराइट गाइस, ए वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए सन एंड हर सिस्टर इन लॉ। ए फीमेल है, उसकी सिस्टर इन लॉ फीमेल है, इनको कोई बेटा भी है, दे हैव अ सन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ए कौन से लेवल पे आ रहा है मुझे पता नहीं। एक चीज समझी कि लेवल 0 पे नहीं आ सकता, लेवल 0 पे आया तो उसके नीचे फिर और एक लेवल आएगा, एक तो लेवल 1 पे आएगा ए या लेवल 2 पे आएगा। आई होप दैट इज क्लियर, क्योंकि इनको भी एक बच्चा है ना, तो लेवल 0 पे डालूंगा मैं तो उनको एक बच्चा, वो लेवल -1 पे आ जाएगा और 4 लेवल्स हो जाएंगे। 4 जनरेशन है नहीं अपने पास, 3 ही जनरेशन। आई होप दैट इज क्लियर। तो उनको एक बच्चा है, इज फादर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए सन बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ठीक है। अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी एच है, 8 लोग। अभी क्या है, ई का कोई फादर है, ठीक है। इससे मुझे एक चीज समझी, अभी देखो मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, ए यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि उनका एक बेटा है, ठीक है। इज फादर बोला है, इज फादर बोला है, मतलब ई यहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि ई नहीं हो सकता। ई फादर बोला तो वो और एक लेवल ऊपर जाएगा, फिर लेवल 3 में जाएगा, तो ई यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ई यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे, ये मैं ये सर्कल, मतलब ये मेल नहीं है, सॉरी, ये बस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट मी इरेज दैट। इज फादर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए सन बट नॉट एन, ठीक है, होल्ड पे रखो। तो इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान देते। सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, गाइस, सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। तो ए का मेरे को लेवल समझ में आया,
ए का लेवल ये हो सकता है क्या, सी इज द ग्रैंड डॉटर, तो ए का बच्चा उसका कोई बच्चा, दैट वुड बी सी, तो वो नीचे के लेवल पे आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं। तो ए का लेवल मुझे मिल गया, ए का लेवल यहाँ पे आ गया। ए लड़की है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मैंने, ए यहाँ पे है, उनका कोई हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड, और वो एक्स का कोई सिस्टर है, अनमैरिड सिस्टर, एरो जिस तरफ लेके जा रहा हूँ उसका रिलेशन निकाल रहे। और ए का कोई उन्होंने बोला है सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, सी आ गई मेरी यहाँ पे, सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ठीक है, इनकी कोई बच्चा है, उनका ग्रैंड डॉटर सी है, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। सी इज द ग्रैंड डॉटर ए हु हैज वन चाइल्ड, हु हैज वन चाइल्ड। अच्छा, ए को एक ही बच्चा है, ए को एक ही बच्चा है गाइज, ए हैज ओनली वन चाइल्ड, देखते हैं अभी वो चाइल्ड पता नहीं, पर ए को एक ही बच्चा है, और ऑब्वियसली ए को एक ही बच्चा है और उसका ये बच्चा रहेगा सी, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे कुछ तो सन आया था, अपन ने सन बनाया था क्या, या रैंडमली लिखा था, एज सन बोला था, और ए हु हैज ओनली वन चाइल्ड, तो ए का 100% सन आने वाला है यहाँ पे। ये वो ई है या कोई और है वो पता नहीं, ठीक है, ई भी हो सकता है, पर इनका कोई एक सन आने वाला है ए का, उसका बच्चा इज सी, दैट इज ग्रैंड डॉटर। स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहे हैं ध्यान दो। ए हु हैज वन चाइल्ड, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है, पता नहीं, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, होल्ड पे रखो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, अपने पास है काफ़ी डॉटर इन लॉज ना, काफ़ी है क्या, नहीं है काफ़ी, पर बी यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, होल्ड पे रखो, देखते हैं। एच इज सन इन लॉ, एच इज सन इन लॉ, ई हमारे पास कहाँ पे था गाइज, देखो एच इज सन इन लॉ, तो ई का सन इन लॉ, ई के नीचे एक लेवल आने वाला है, तो ई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ई की जगह मिल गई, ई आएगा ये लेवल पे, ठीक है। वो ये ई होने वाला है क्या वो पता नहीं मुझे, ठीक है, ई का जेंडर पता नहीं। इज सन इन लॉ, एच इज सन इन लॉ एंड फेसेस इज स्पाउस, ई का हस्बैंड या वाइफ भी है, एंड एच इज सन इन लॉ, ठीक है, एच इज सन इन लॉ, ऑलराइट। इनको एक ही बच्चा है, ठीक है, उन्होंने बोला है इनको एक ही बच्चा है, एक ही सन है, ऑलराइट। उसकी कोई वाइफ रहने वाली है, मतलब यहाँ पे 3 लोग हो गए, यहाँ पे 2 लोग हो गए, यहाँ पे एटलीस्ट 2 लोग हो गए, 3 + 2 + 2 7 हो गए, कहीं और एक बंदा आने वाला है, तो दिस टू कैन बी अ कपल, पॉसिबिलिटी है, देखते हैं आगे क्या दिया। बी हैज ओनली वन ब्रदर, हाँ बी का कुछ तो कंडीशन दिया है अभी, बट ही इज नॉट एफ वन ऑफ द पेयर ऑफ सिबलिंग्स आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, वो होल्ड पे रखते। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ऑलराइट, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, मतलब डी यहाँ पे हो सकता है नहीं, तो अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा देखो, कहीं ना तुमको अजम्पशन भी करना है। अभी मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से कि हो रहा है कि बी हैज ओनली वन ब्रदर, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी एंड बी हैज ओनली वन ब्रदर, ठीक है, डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है और उसको एक ही भाई है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो आने का कि बी, मतलब बी यहाँ पे वाइफ होगी किसकी, इसकी, और बी को एक बहन है, एक भाई है, बोला है बी हैज वन ब्रदर, तो यहाँ पे 3 लोग हो गए, यहाँ पे 3 लोग हो गए, यहाँ पे 2 बराबर। वही अगर बी यहाँ पे है, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, बी को यहाँ पे डाला, ठीक है, बी को यहाँ पे डाला, पॉसिबल नहीं है गाइस, देखो बी को यहाँ पे डालना, यहाँ पे ऑलरेडी सी है, एच है, बी आएगा यहाँ पे, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, यहाँ पे कहीं पे डी आएगा, और बी को और एक भाई आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लोग हो जाएंगे, यहाँ पे 3 लोग हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें पता है कि ई तो आ रही है, पर बी की मदर इन लॉ भी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कुछ तो बोला ना, डी, तो यहाँ पे डी भी आ रहा है, डी भी आएगा, ई भी आएगा, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, डी + ई 2 5, और यहाँ पे 4, ऐसे 9 लोग हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। आई होप कि ये समझा है तुम्हें, ठीक है, ये समझा है, मतलब बी 100% यहाँ पे आएगी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डी यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे सी एंड एच हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला एच इज सन इन लॉ,
H is सन इन लॉ, तो C का हस्बैंड इज H। देखो स्टेप बाय स्टेप, नहीं समझ में आ रहा है पूछो। B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ D, A फीमेल है हमको पता था, B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ D, D आ गया मुझे, क्योंकि इसका तो डॉटर इन लॉ नहीं होने वाले, ये तो अनमैरिड सिस्टर है ये वाली Y, ठीक है, तो D आ गया यहाँ पे। B इज द डॉटर इन लॉ मतलब वो फीमेल है, मतलब E मेरा मेल हो गया। क्यों मेल हो गया? नहीं, ओके, E उन्होंने बोला है कि इज द सन इन लॉ, देख इज द सन नहीं, ठीक है, क्योंकि B को एक भाई भी है, B को एक भाई भी है। E का कुछ देखते हैं, H इज सन इन लॉ, यस, H इज सन इन लॉ। H किसका सन इन लॉ है? E का, ठीक है, और B किसकी डॉटर इन लॉ है? D की, मतलब B किसी की बहू है और E का कोई सन इन लॉ है, E का कोई दामाद है, मतलब B एंड E मैरिड हो सकते हैं, तो यहाँ पे E आएगा, E इनका बेटा है, और फिर ये B उसकी वाइफ है। लॉजिक समझो गाइस, क्या कर सकते हो, तुमको ब्लड रिलेशंस कंफ्यूजिंग या प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ना, खुद को, फिर खुद के तुम लोग रिलेशंस देख सकते हो खुद के फैमिली में के। अभी B का कोई भाई है, B का कोई भाई है, और जो कि उन्होंने बोला है, कुछ तो दिया है हिंट, B हैज ओनली ब्रदर, वन ब्रदर, बट ही इज नॉट F। अभी हमने सब देख लिए, A हो गया, ओके, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, H हो गया, बचता कौन है? F और G। वो बोल रहे B हैज ओनली वन ब्रदर बट ही इज नॉट F, तो वो कौन हो जाएगा? G, और यहाँ पे आ जाएगा F। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी और बढ़ानी है तो मैं इरेज करता हूँ। आई होप ब्लड रिलेशंस क्लियर हो गया, अभी ब्लड रिलेशन बन गया मेरे, स्टेप बाय स्टेप गए, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे क्या डाउट आ रहा है पूछो मुझे, ठीक है। अभी सीटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, अभी अपने पास सब कुछ आ गया है, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट वुड बी अ पीस ऑफ केक, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं। A एंड हर अनमैरिड सिस्टर इन लॉ सिट अपोजिट टू ईच अदर, A यहाँ पे एंकर ले लिया मैंने, और अनमैरिड सिस्टर इन लॉ कौन है? A की F, अपोजिट ईच अदर, ठीक है। ये सर्कल नहीं बनाते यहाँ पे, नहीं तो तुमको लगेगा कि A मेल है, क्योंकि मैंने बोला है ना कि मैं सर्कल मतलब मेल ले रहा हूँ, ठीक है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन एज सन, A का बेटा कौन है? A का बेटा E है, एज सन E एंड एज सिस्टर इन लॉ, E और F के बीच में एक जन है, तो या तो ऐसे पोजीशन होगी या और एक बना लेंगे कुछ, ठीक है, मतलब एलिमिनेशन से करेंगे। ये A है, ये E है, ये E है, ठीक है। A एंड हर सिस्टर इन लॉ इज फादर, अभी E के पापा कौन है? E के पापा D है, E के पापा D है, हाँ। E's father sits third to the left of A's son, A's son कौन है? A's son E है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A's son, मतलब E के थर्ड लेफ्ट में कौन है? E के पापा जो D है, यहाँ पे ये आएगा थर्ड लेफ्ट, क्यों ये? क्योंकि सारे टूवर्ड सेंटर है गाइस, तो यहाँ पे D आ गया, ठीक है। बट नॉट एन इमीडिएट, E's father sits third to the left of A's son but is not an immediate neighbor of F, F का immediate neighbor नहीं हो सकता है, ये रिजेक्ट हो गया, अभी यही अपना सही है मतलब, ठीक है। C is the granddaughter of A, B is the daughter, H is his son-in-law and faces his spouse, H if E का spouse कौन है? B, H और B opposite to each other है, H and B opposite to each other है, होल्ड पे रखो। One of the pair of siblings are immediate neighbors, pair of siblings are immediate neighbors, D और F immediate neighbors हो सकते हैं, B and G immediate neighbors हो सकते हैं, D and F immediate neighbor हो सकते हैं, B and G immediate neighbors हो सकते हैं guys। B and G B alright, हाँ, ये अभी अपने को ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, एक तो B and G immediate neighbors है या D and F immediate neighbors है, D and F immediate neighbors है या B and G immediate neighbors, ठीक है, ट्राई करते हैं। एक तो मुझे B and H के लिए ऑपोजिट चाहिए, ठीक है, B and H के लिए ऑपोजिट चाहिए मुझे, ऑपोजिट जगह कौन सी बाकी है? सिर्फ यही बाकी, या तो मैं यहाँ पे B बनाता हूँ सपोज, ठीक है, B यहाँ पे है तो H यहाँ पे है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है? बना लेते हैं, नो इश्यूज, ऑलराइट। तो यही पॉसिबिलिटीज है गाइस, उसमें भी
डी एंड एफ ये तो नेबर है, उन्होंने दिया वन ऑफ द पेयर ऑफ सिबलिंग्स आर इमीडिएट नेबर्स, तो बी एंड जी इमीडिएट नेबर्स है। ठीक है, ये केस में देखो, ये केस में बी एंड जी पॉसिबल ही नहीं है, तो कौन आएगा, एफ एंड डी आएगा। ठीक है, एफ एंड डी आना चाहिए, फिर बी एंड जी अगर इमीडिएट नेबर्स नहीं है तो एफ एंड डी आना चाहिए, पर डी यहाँ पे एफ यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो डी एंड एफ तो पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए, वो पहले ही हट जाना चाहिए, तो अपने पास बी एंड जी ही पॉसिबिलिटी है, बी एंड जी यहाँ पे आ गया, एंड बचा हुआ कौन है, ए बी सी, सी यहाँ पे आ गया। तो सिटिंग अरेंजमेंट भी क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बी इज ऑपोजिट ए सन, ए का सन आई थिंक ई है, बी इज ऑपोजिट ए सन नहीं है। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी भी गलत है। इज फादर, गाइज मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये वाले टाइम पे वो मुंह बीच में आ सकता है मेरा, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम से हटा देंगे मुंह, ठीक है, या फिर वैसे ही फिर क्वेश्चंस अरेंज करेंगे। इज फादर सिट्स नेक्स्ट टू एज सिस्टर इन लॉ, इज फादर, ई के पापा कौन है, डी आई थिंक, इज फादर इज डी, सिट्स नेक्स्ट टू एज सिस्टर इन लॉ, ए के सिस्टर इन लॉ कौन है, एफ, डी और एफ बाजू बाजू में है क्या, वो है क्या, इज फादर, ठीक है, इज फादर इज बी डी, इज फादर इज डी, सिट्स नेक्स्ट टू एज सिस्टर इन लॉ, एज सिस्टर इन लॉ, डी और एफ बाजू बाजू में, डी और एफ बाजू बाजू में है क्या, नहीं वो भी गलत है। एफ सिट्स 2 सीट्स अवे फ्रॉम एज सन, एफ सिट्स 2 सीट्स अवे फ्रॉम एज सन, एफ 2 सीट अवे है क्या गाइज, तो ये बराबर है। ठीक है, तुम बोलोगे कि 2 सीट्स अवे, 2 सीट्स अवे मतलब अभी एज सन को नहीं ई, तो 2 सीट्स अवे 1 2 बराबर एफ है। ठीक है, तो ये सही है तुम्हारा। डी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई, डी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई गलत है गाइज, ये समझ लो। 2 सीट्स अवे मतलब 1 2 बराबर 2 सीट्स अवे, ठीक है, तो वो सही है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बीज ब्रदर, अभी बी का भाई कौन है, बी का भाई जी है। हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, 1 2, ये राइट है, ए, तो ए आंसर है। आई होप दिख रहे तुम्हें ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस ए सी डी ई एफ है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ पीपल बिटवीन एच एंड जी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच एंड जी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट, ये टूवर्ड सेंटर है, ये लेफ्ट है, बिटवीन एच एंड जी 2 लोग है, इज हाफ देन द नंबर ऑफ पीपल हु सिट बिटवीन, हाफ मतलब 4 लोग चाहिए हमें, 2 इज हाफ ऑफ 4 ना, तो 4 पीपल बिटवीन हु सिट बिटवीन एफ एंड डैश व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ डैश, एफ एंड डैश, एफ एंड डैश के बीच में 4 लोग चाहिए व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ दैट डैश पर्सन, तो क्या आएगा, डी आएगा। क्यों, एफ एंड डैश डी के राइट में चाहिए, उन्होंने राइट बोला है गाइस, राइट व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ डी, एफ एंड डी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ डी, वही लेफ्ट बोला रहता तो एच आता था, हमें 4 लोग चाहिए बीच में, तो बराबर ए एच ई सी है, काउंटेड टू द राइट ऑफ डी। गाइस तुम लोग ये सर्कल, ये डी अगर यहाँ पे बैठा है टूवर्ड सेंटर, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, वही अगर डी फेसिंग आउटवर्ड्स रहता तो ये राइट हो जाता था, ये लेफ्ट हो जाता। मिरर इमेज समझो, ठीक है, इजी जाएगा तुम्हें समझ, तो इसका आंसर डी आएगा। इफ एज अनमैरिड सिस्टर इन लॉ चेंजेस सीट, एज अनमैरिड सिस्टर इन लॉ दैट इज एफ चेंजेस सीट्स विथ ईज फादर, ई के पापा कौन है, डी, एफ एंड डी आर चेंजिंग सीट्स, एफ एंड डी आर चेंजिंग सीट्स, एफ एंड डी, तो यहाँ पे डी आया, यहाँ पे एफ आया, न्यू पोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, एफ सिट्स नियर एच, एफ सिट्स नियर एच है क्या, नहीं, एफ 1 सीट अवे है, नियर एच नहीं, नियर एच मतलब इमीजिएटली है, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर ये तो पास में ही है, वैसे नहीं, देखो वैसे तो टेक्निकली ये भी पास में, सब कुछ पास में हो जाएगा फिर, क्योंकि पास में इज फिगरेटिवली, एक एब्सोल्यूट ये है नहीं। किसी को मुंबई में, कोई मुंबई वाला बंद है, उसको 10 किलोमीटर भी पास में लगता है मुंबई वाले लोगों को, वही तुम औरंगाबाद जाओगे, अहमदनगर, नासिक, ठीक है, वहाँ पे 10 किलोमीटर इज फार, ठीक है। ईज फादर सिट्स अपोजिट टू ए, ई के पापा कौन है, डी है, ईज फादर सिट्स अपोजिट टू ए, डी सिट्स अपोजिट टू ए, यस, ईज फादर सिट्स अपोजिट टू ए, तो इसलिए बाकी के मत देखते बैठो अभी, पर हमको समझना इसलिए देखते। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एज सन, ई, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई,
नहीं, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, समझ रहा है डिफरेंस? सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, नहीं, बी सिट्स, सी सिट्स 1 2 3 4 पोजीशन टू द राइट ऑफ एफ। एच सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ईज फादर मतलब डी एंड ईज स्पाउस। डी और बी के बीच में है क्या एच? डी और बी के बीच में है क्या एच? यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, एच यहाँ पे नहीं। तो समझो, ठीक है। फाइंड द ऑड मैन आउट, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। फाइंड द ऑड मैन आउट क्या है? सी डी ए बी ई जी ए एफ, क्योंकि तुमको शायद से दिखेगा नहीं। फाइंड द ऑड मैन आउट बी एच। सी डी देखते हैं अभी वापस से ओरिजिनल है पोजीशन, ये ब्लैक हटा दो, वापस से हट गया वो ब्लैक, ओरिजिनल देखना है। सी डी यस ऑपोजिट है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ ऑड मैन आउट वगैरह आया तो ऐसी अरेंजमेंट ऑपोजिट वाले ही रहता है। ये सी डी ऑपोजिट है, ए बी ऑपोजिट है क्या? ए बी ऑपोजिट नहीं है, ई जी ऑपोजिट होना चाहिए, फिर अपना सही है लॉजिक। यस ई जी ऑपोजिट है, ए एफ ऑपोजिट है, यस ए एफ भी ऑपोजिट है, बी एच भी ऑपोजिट होगा। तो तुम्हारा ऑड मैन आउट क्या आएगा? ए बी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। डाउट्स रहेंगे तो पूछो। ऑल राइट, देयर इज अ फिगर प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाला है। ठीक है, कुछ नया टाइप का है। ऑल राइट, बिलो विच कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वायर कंपोज्ड ऑफ 4 ट्रायंगल्स, सम ऑप्शंस आर परफॉर्म। देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे एग्जाम में मुझे रफ शीट मिलती है ना, एज सुन एज यू गेट द रफ शीट, ये बनाते जाओ, ये बनाना ही है। ठीक है, कितने भी तुम कंफर्टेबल हो कि हाँ नहीं मुझे तो सारे लेटर्स उनकी वैल्यूज सब याद है, तभी भी बना। और 1 2 3 यही कोडिंग डिकोडिंग में और कुछ नहीं आएगा तुम्हें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तुमको सब नंबर्स नहीं लिखने, तो एटलीस्ट क्या करो फिर फर्स्ट और फिफ्थ सिक्स्थ और 10th वैसे लिखते जाओ। अभी क्या दिया है? लैपटॉप। लैपटॉप का ये कोडेड है, एल का ओ हो गया है, ठीक है ऑपोजिट हो रहा है। ए का जेड हो गया, बराबर ऑपोजिट हो रहा है गाइस। पी का के हो गया, पी का ऑपोजिट के, बराबर के ऑपोजिट हो रहा है। तो अराउंड का ऑपोजिट होना चाहिए नहीं, पर यहाँ पे कुछ और लॉजिक है। ठीक है, मेजर का ही कुछ तो उन्होंने मिक्स किया है। ए जे एम ओ आर हो गया, ए जे पहले गया, ए आई ओ यू ए आई ए, कुछ नहीं गाइस, दैट्स इट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो। ठीक है, एजमर ए पहले आता है, फिर जे आता है, फिर एम, फिर ओ, फिर आर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, वो लॉजिक समझाए, पर क्यू है वो नहीं समझाए। तो एल, ठीक है वो अपन देखते हैं कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है। पी क्या है? पी 16 है। 12 1 16, टी इज नथिंग बट 20, ओ इज नथिंग बट 15 और पी वापस से पी है, पी इज नथिंग बट, अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अच्छा लेवल का है। आइडियली अभी जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम एग्जाम में अगर कोई ऐसे टफ क्वेश्चन देखते हो ना, मार्क फॉर रिव्यू, दीज आर ट्रैप क्वेश्चंस, दे वांट यू टू स्पेंड टाइम ऑन दिस, वैसे ही हमने डाला है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मेजर में एम इज 13, ए इज 1, ऑल राइट, जे चाहे जे 10, ठीक है 1 1 यहाँ पे आ रहा है कॉमन, ठीक है, पर वो कुछ लॉजिक देखते हैं। 15, आर इज 18, ठीक है। अभी नंबर्स का देखते हैं। नंबर्स का ये कुछ स्क्वायर दिख रहा है 12 का, 12 स्क्वायर यहाँ पे 50, 5 + 7 इज 12, 12 का स्क्वायर इज 144। ये केस में क्या है? 3 × 8 इज 24। ठीक है, आई होप नंबर्स तो समझ में आए। 3 × 8 इज 24। तो आइडियली नंबर्स का ये भी देखना पड़ेगा कि व्हाट विल कम इन ट्रायंगल 4, 8 6 48 हो सकता है, पर नंबर्स तो 2 9 2 × 9 18 और 2 + 9 11 121। अच्छा, दोनों दिया है गाइस, 18 भी दिया है, 121 भी दिया है। तो अपने को नंबर्स में कुछ सिमिलैरिटी क्या देखना, इसका एडिशन इवन हो रहा है, फिर इवन का स्क्वायर ले रहे हैं, इसका एडिशन ऑड हो रहा है, इसका एडिशन ऑड हो रहा है, इसका एडिशन ऑड हो रहा है, इसका इवन हो रहा है, तो वो लॉजिक हो सकता है इवन। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट ट्रायंगल है तो 5 + 7 12, 12 × 12 144। ठीक है,
क्योंकि लॉजिक ढूंढो तुम, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है गाइज, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो मैं क्या आंसर मार्क करूँगा इसका, ये 5 + 7 12 इवन नंबर हो रहा है, 8 + 16 14, ये 196 लिखूंगा मैं ट्रायंगल नंबर 2 में। इसमें 2 × 9 18 लिखूंगा, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है बराबर। 8 × 3 24, इवन इसको ऐड करके 11 आ रहा है, इसको ऐड करके 11 आ रहा है, ठीक है। तो 8 × 3 24, 2 × 9 18, 18 मार्क करूँगा मैं, ठीक है, 18 मार्क करूँगा। वही अभी विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल कम इन ट्रायंगल 4, ये ट्रायंगल 4 है ना गाइस, ये अपना ऐसे बना के ये ट्रायंगल 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन ट्रायंगल 1। अभी ट्रायंगल 1 में क्या है, एक तो ऑपोजिट वाले सब आएंगे, ठीक है, अराउंड का ऑपोजिट जेड, आर का ऑपोजिट, तुमको लर्न किए तो अच्छा है, नहीं किए तो अभी भी इट्स फाइन, ठीक है गाइज, लर्न नहीं किया तो अभी भी चलेगा। जेड आई, ओ का ऑपोजिट क्या है, एल, ठीक है, मतलब ये हो सकता है, ये तो नहीं है, ठीक है, जेड आई एल अराउंड। यू का ऑपोजिट क्या है, एफ, जेड आई एल एफ। एन का ऑपोजिट बराबर से एम, वही दिख रहा है। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ये पॉसिबल है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अराउंड को अपन ने अल्फाबेटिकल अरेंज किया है। ए, फिर आएगा ए डी, ठीक है, ए डी के बाद आएगा एम एन ओ एन ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा यू, एडनोरू, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी अभी वापस से देखना है कि क्या लॉजिक यूज करें। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट ट्रायंगल में इतना इजी नहीं देगा कि फर्स्ट ट्रायंगल में मतलब बराबर से इसका ऑपोजिट्स देखना है। अभी ये नंबर 1 है, A1 है, आर क्या है अपना, आर इज नंबर 18, ओ 18, 1 यूज हो रहा है। हाँ गाइज 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, मे बी वही हिंट हो सकती है। SC यहाँ पे नहीं है, पर उस केस में नहीं है। स्कूल, S इज 19, C इज 3, 19 and 3, ओके 19 and 3, ठीक है। तुम लोग ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हो 18 1 कि इवन ऑड, बहुत वेग है लॉजिक, ठीक है, इसलिए आइडियली ये क्वेश्चन तो तुमने छोड़ना ही चाहिए एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में तुमने छोड़ना ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 18 1 12 1 है, यहाँ पे 13 1, इनका एडिशन इवन हो रहा है, इनका एडिशन इवन हो रहा है, ठीक है। तो अराउंड को यू गो विथ ये वाला लॉजिक, लैपटॉप वाला लॉजिक, एल के ऑपोजिट ओ है, ए के ऑपोजिट जेड, गो विथ दिस आंसर, ठीक है, गो विथ दिस आंसर। आई नो ये वेग लॉजिक ही, बट एटलीस्ट तुम समझो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके लिए ये क्वेश्चन कि ऑपोजिट वाले देख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, 5 × 7 कर सकते हैं, 5 + 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो वो ध्यान दो। और कहीं पे भी तुम्हें लगा कि ये कुछ यूनिक लॉजिक है, ऐसा लॉजिक देखा नहीं, मेक अ नोट ऑफ इट इन अ सेपरेट नोटबुक, जो मैंने बताया कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रेप, ठीक है, मेक अ नोट इन सेपरेट नोटबुक। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Now we will look at another set of questions related to verbal. So पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 13. So read the passage and answer the questions based on it. So इसमें क्या करना है, दिस इज आई गेस CR का क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले देख लेना है हमें क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकन्स द आर्ग्यूमेंट। सो ये वीकन वाला है, तो अभी हम पैसेज भी यही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हमें कुछ लैकुनास ढूंढने हैं, ठीक है, रीजनिंग में। अगर हम पे पढ़ते पढ़ते ही मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला है तो फिर हमें ऑप्शंस में ढूंढना है, ठीक है। तो पैसेज क्या कहता है, इन द 1980s surveys of India's tiger population indicated that the population was dwindling rapidly. Hunting tigers was banned. By the early 2010s, okay, so logical flow है, population कम हो रहा था 1980s में, तो hunting tigers was banned. By the early 2010s, the tiger population had recovered. Okay, logical flow है, population बढ़ रहा था, hunting ban किया, population बढ़ने लग गया। So जैसे population बढ़ा, the population had recovered and restricted hunting was allowed. So hunting allowed किया, पर कैसे, conditional था कि कुछ restrictions दिए थे। Now over the course of 2010s, reports of tigers appearing in agriculture areas increased dramatically.
सो यहाँ पे देख सकते हो हंटिंग अलाउ किया है, रेस्ट्रिक्टेड हंटिंग, बट तभी भी रिपोर्ट्स ऑफ टाइगर्स अपीयरिंग इन एग्रीकल्चर एरियाज इंक्रीज ड्रामेटिकली. Therefore, in spite of whatever tiger hunting went on, the tiger population must have increased significantly over the decade of the 2010s. ना आर्ग्यूमेंट क्या है, ये कंप्लीट आर्ग्यूमेंट है. इसका कंक्लूजन क्या है, हंटिंग होने के बावजूद भी टाइगर पॉपुलेशन बढ़ गया. सो इसका मेन आर्ग्यूमेंट आपको किधर टैकल करना पड़ेगा कि यहाँ पे बोल रहा है कंक्लूजन में टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, बढ़ गया. ठीक है, नाउ ये है वीकन द पॉपुलेशन. अगर हम इसके अगेंस्ट कुछ प्रूव कर देंगे, ठीक है, नाउ वीकन में या समझो या स्ट्रेंथन में समझो, आपको ऐसे नहीं करना है कि पूरा जो आर्ग्यूमेंट है उसको गलत साबित करना है. हमें एटलीस्ट वी हैव टू कास्ट अ डाउट. अगर हम डाउट कुछ पेश करें, कुछ अलग एविडेंस या क्वेश्चन मार्क भी डाले, टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग क्वेश्चन मार्क, वो सेंटेंस ऐसा भी हो गया ना. अभी कैसे कह रहे हैं हम, टाइगर पॉपुलेशन एक्सक्लेमेशन मार्क, कि हाँ हुआ ही है. पर अगर हम उस पर बस कोई डाउट कास्ट करें, हैज़ द टाइगर पॉपुलेशन रियली इंक्रीज्ड, सो दैट इज ऑल्सो वीकन द आर्ग्यूमेंट. सो हमें पूरा उसको आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड नहीं करना है, बस एक डाउट कास्ट करना होता है बेयर मिनिमम. अगर पूरा इनवैलिड हो रहा है तो वेल एंड गुड. ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं. नाउ ये टिपिकल गलतियां होती है कुछ सीआर में, क्रिटिकल रीजनिंग में, वो भी हम देखेंगे. ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 2010s. तो स्टूडेंट सोचते हैं अरे यहाँ तो हम तो टाइगर के पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, सो ये क्या ह्यूमन के पॉपुलेशन की बात करें. सो ये गलत आंसर है, हो सकता है गलत है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. तो ऐसा स्टूडेंट्स का मेंटालिटी होता है. सो हम बी के पास जाते हैं. बी क्या कह रहा है, द हंटिंग रेस्ट्रिक्शंस अप्लाइड टू कमर्शियल एज वेल एज प्राइवेट हंटर्स. नाउ आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड ना मैं कहूँगा कि ये ज़रा थोड़ा बहुत इसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि हमारा आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर टाइगर हंटिंग वेंट ऑन द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज. सो ये कह रहा है कि हंटिंग इतना अच्छा नहीं था. ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी अजीबोगरीब, बहुत स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस दे दिए, उसकी वजह से कुछ हंटिंग का जो आउटकम एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं. सो दिस स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट, समवट स्ट्रेंथन्स. तो इसको भी, ये भी आंसर नहीं है. The number of sightseeings of tigers in national parks and sanctuaries increased greatly in India during the 2010s. तो क्या इसका मतलब टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा? ऑब्वियसली बढ़ा. सो ये सीधा डायरेक्टली स्ट्रेंथन कर रहा है, पर हमें क्या करना है, वीकन द आर्ग्यूमेंट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पैसेज में कि एग्रीकल्चर एरियाज में दिख रहे थे, और यहाँ तो कह रहा है नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में भी बड़े हैं क्या साइटिंग्स. ना क्वेश्चन देखो, साइटिंग्स की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ऑफ टाइगर्स अपीयरिंग की बात कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि रिपोर्ट ज़्यादा है तो टाइगर पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गए. ठीक है, सो ये भी आपको स्ट्रेंथन कर रहा है, हमें चाहिए वीकन वाला. फोर्थ ऑप्शन, थ्रू आउट द 2010s सेलिंग टाइगर प्रोडक्ट्स वॉज मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड देन हंटिंग वॉज. नाउ दिस इज अ टेंजेंशियल आर्ग्यूमेंट कि हमारा आर्ग्यूमेंट इतना है, पर ये जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहा है हमारे आर्ग्यूमेंट को, या ये जो एविडेंस है ये हमारे आर्ग्यूमेंट को ना स्ट्रेंथन कर रहा है, ना वीकन कर रहा है, ना कुछ आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है. सो ये कुछ नहीं कर रहा है, दिस इज आउट ऑफ स्कोप. जो हमने सोबर स्ट्रेटेजी पढ़ी है उसमें ये आउट ऑफ स्कोप में जाता है. मोस्ट ऑफ द साइटिंग्स ऑफ टाइगर्स इन एग्रीकल्चर एरियाज इन द 2010s ऑकर्ड एट टाइम्स एट विच फ्यू पीपल वेयर प्रेजेंट इन दोज एरियाज. फ्यू पीपल थे तभी भी आपको टाइगर्स दिख रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है टाइगर पॉपुलेशन बड़ा है. सो दिस ऑल्सो स्ट्रेंथन्स. तो यार वीकन वाला कौन सा गया. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग फॉर अ रीजन. सो इसका आंसर ए है. द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 2010s. उसके वजह से आपके रिपोर्ट्स ऑफ टाइगर्स अपीयरिंग ज़्यादा हुए, ज़्यादा रिपोर्ट्स आए. सो उससे हमने कंक्लूड किया कि टाइगर पॉपुलेशन बढ़ गया. सो इसको अगर मुझे डेप्थ में बताना है, सपोज दिस इज़ एन एग्रीकल्चर एरिया ना, अगर हम 1980s की बात करें जब पॉपुलेशन नॉर्मल था, सो एक आदमी बेचारा काम कर रहा रहेगा और यहाँ पे टाइगर आ गया, या दिस इज़ अ टाइगर, इसको टाइगर मान लो, कुछ तो अजीब ही दिख रहा है, सो स्ट्राइप्स भी दे देता हूँ मैं, टाइगर स्ट्राइप्स. ठीक है, ये टाइगर आ गया, खूनखार दांत है. ठीक है, सो ये टाइगर आ गया, तो यहाँ पे कितना रिपोर्ट होगा, एक ही पर्सन रिपोर्ट करेगा, राइट. हमें फोकस करना है वो क्या कह रहा है,
रिपोर्ट्स ऑफ टाइगर्स अपियरिंग इन एग्रीकल्चरल एरियाज इंक्रीज ड्रामेटिकली। ठीक है, उसके वजह से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि द टाइगर पॉपुलेशन मस्ट हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सो यहाँ पे फैलेसी है, रिपोर्ट्स बढ़े इसका मतलब ऐसा नहीं है कि टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा, राइट। सो यहाँ पे ये 1980s था, एक टाइगर एक आदमी ही काम कर रहा है एग्रीकल्चर लैंड में, पर जब 2010s में अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एक आदमी यहाँ पे भी काम कर रहा है, एक आदमी यहाँ पे भी टहल रहा है, एक आदमी सुबह सुबह कुछ तो कर रहा है एग्रीकल्चर एरिया में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ये आदमी भी देख लिया 2 रिपोर्ट हो गए, ये आदमी भी देख लिया 3 रिपोर्ट हो गए, ये आदमी 4था रिपोर्ट हो गया, ये आदमी 5 रिपोर्ट हो गए। सो मतलब ये आपके नंबर ऑफ रिपोर्ट्स बढ़ते हैं पर टाइगर कितना है, एक ही टाइगर है। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा आपके नंबर ऑफ रिपोर्ट्स बढ़ गए, रिपोर्ट्स ऑफ टाइगर्स अपियरिंग इन एग्रीकल्चर एरियाज इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो कैसे ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ, 1980s में एक ही रिपोर्ट था, अभी 2010s में एक ही टाइगर के लिए 5-5 रिपोर्ट्स आ रहे। ठीक है, सो दिस वीकन्स द आर्ग्यूमेंट, मतलब ये एटलीस्ट डाउट तो होता है, अरे यार लोग भी बड़े हैं, रिपोर्ट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, सो इसका मतलब ऐसा है कि लोग ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं तो टाइगर पॉपुलेशन ही बढ़ गया है, नॉट नेसेसरली, राइट। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क दे रहे, एक ही टाइगर को 5 लोग देख रहे, 5 रिपोर्ट दे रहे, सो दिस कास्ट्स अ डाउट ऑन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो ए इन दिस केस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कहूँगा, और आपको ध्यान में रखना है कि भले आप CET दे रहे हो, कैट दे रहे हो, जिसमें जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग आता है, GRE, GMAT, उसमें आपको क्या करना है कि सब ऑप्शंस आपको देखने हैं और वो ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। क्यों एलिमिनेशन पे जाना है, क्योंकि इतना ध्यान में रखो क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आपको 2 या 3 ऑप्शंस भी सही लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें से भी मोस्ट करेक्ट आंसर, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ओके, सम आंसर्स कैन बी मोर करेक्ट या सम ऑप्शंस कैन बी मोर करेक्ट देन अदर ऑप्शंस, सो उसमें भी मोस्ट करेक्ट चूज करना है। ऐसा भी हो सकता है कि सब आपको घटिया लगे, तो उसमें क्या करना है, सबसे कम घटिया जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। ठीक है, लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन चूज करो या मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करो। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए यही मेंटेलिटी आपको यूज करनी है, और जो मैंने आपको क्लास में सोबर स्ट्रेटेजी यूज करने को कहा है वो आप करो हमेशा। ठीक है, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी क्रिटिकल रीजनिंग का ही है। ओके, ये भी वीकन द आर्ग्यूमेंट ही कह रहा है, इन द सिटी ऑफ वेरीडेल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स कंस्टिट्यूट 45% ऑफ ऑल डाइनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। Customers frequenting these eateries are typically younger. Studies have demonstrated that as the people in Veridale age, their likelihood of dining at fast food restaurants decreases. Given that the average age of the Veridalians is steadily increasing and is expected to continue to do so, it is probable that the number of fast food restaurants will decline. Fast food restaurants will decline. क्या रीज़न है? इनका कहना है यंगर पॉपुलेशन भी कम हो रही है। ठीक है, सो यंगर पॉपुलेशन कम हो रही है, इसके वजह से फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वो जनरली यंगर पॉपुलेशन वाले लोग जाते हैं एज अपोज टू ओल्डर। जैसे जैसे ओल्ड होते हैं, यहाँ पे दिया है, स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एज पीपल इन वेरीडेल एज देयर लाइकलीहुड ऑफ डाइनिंग एट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स डिक्रीजेस। मतलब जितना आपका एज बढ़ेगा उतना आपका लाइकलीहुड फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाने का कम होगा। ठीक है, मतलब जितना एज कम उतना फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाने का जो लाइकलीहुड है ज़्यादा। ठीक है ना, हम देखते हैं ना, ये हमने इक्वेशन बना लिया, यंगर पीपल कम हो रहे हैं, उसके वजह से फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाने वाले कम हो रहे हैं, आई मीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स कम हो जाएंगे। So which of the following weakens the argument? Fast food restaurants in Veridale are expanding their capacity, allowing them to serve a larger number of customers. Larger number of customers को फोकस करेंगे। ठीक है, वो एक्सपांड कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे कि दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग। अगर इसकी जगह होता कि दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग ओल्डर पीपल, कैसे करेंगे, मेन्यूज़ उनके हिसाब से देंगे, फास्ट फूड से थोड़ा सा चेंज होके फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में ही वो कुछ तो ओल्डर पीपल के लिए जो मेन्यू है वो प्रोवाइड करेंगे। सो वैसा कुछ नहीं किया, बस उन्होंने
लार्जर नंबर ऑफ कस्टमर्स, सर्व अ लार्जर नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब बेसिक कहना है कि उनका कैपेसिटी बढ़ा है ना। कैपेसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये वीकन द आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाने वाले अगर मैं अज्यूम करता हूँ अभी 40 लोग हैं, ठीक है, अगर आपकी सीटिंग अभी 20 है तो आप उससे 100 कर लोगे तो उससे जो डिक्लाइन जो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स विल डिक्लाइन, वो तो कम नहीं होगा। आपके रेस्टोरेंट में मैक्सिमम 40 ही लोग आ सकते हैं जो खाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स विल स्टिल बी ऑन डिक्लाइन। अगर 100 से मैंने वापस 200 कर दिया पर खाने वाले तो 40 ही लोग हैं, क्या फ़ायदा, राइट। सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा के या जो भी है, सर्व अ लार्जर नंबर ऑफ कस्टमर्स, अगर अलग अलग जगहों पे खोलेंगे, नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स अगर वो बढ़ा देंगे, पर सिटी में अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जिनको पसंद है वो सिर्फ 40 ही लोग हैं तो क्या फ़ायदा, ठीक है। सो दिस डजंट वीकन द आर्ग्यूमेंट, ये स्ट्रेंथन भी नहीं करता, वीकन भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। सम ओल्डर इंडिविजुअल्स इन वेरीडेल डाइन एट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स मोर फ्रिक्वेंटली देन द एवरेज यंगर पर्सन। नाउ ये ऐसा कुछ स्ट्रेंथन भी नहीं करता, वीकन भी नहीं करता। ये क्या कह रहा है, सम ओल्डर इंडिविजुअल्स इन वेरीडेल डाइन एट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स मोर फ्रिक्वेंटली दैन द एवरेज यंगर पर्सन। ना ओल्डर इंडिविजुअल है, सपोज वो 50 साल का है ना, हमें इसमें क्या कहा है पैसेज में, स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एज पीपल इन वेरीडेल एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टेंडेंसी कम होती है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाने की। सो आज वो 50 की उम्र का है, वो 3 बार जाता है, ठीक है, मोर फ्रिक्वेंटली का है। पर जब वो 60 का हो जाएगा तो वो 2 बार जाने लगेगा, तो ऑब्वियसली जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। 70 में जाएगा तो एक ही बार जाएगा, ऐसे हो सकता है 80 में गया तो एक भी बार ना जाए, ठीक है। कभी ना कभी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होने वाली है एज ही एजेस, ठीक है। हमेशा जो ऑप्शंस दिए हैं उसको हमें ट्रू ही अज्यूम करना रहता है, जो भी पैसेज में आर्ग्यूमेंट दिया है उसमें ट्रू ही अज्यूम करना रहता है। बस जो रीजनिंग रहता है जिससे हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं वहाँ पे हमें ना एक लैक्यूनस ढूंढने रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो ये रीजनिंग के वजह से ये ना स्ट्रेंथन करता है ना वीकन करता है। जैसे जैसे इसकी भी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। नाउ मेनी वेरीडेल रेसिडेंट्स हु सेल्डम विजिट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स नेवरदलेस डाइन आउट रेगुलरली। नाउ दिस इज स्ट्रेंथन कर रहा है, उसका कहना है हु सेल्डम विजिट, वो जो कभी कभी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जाते हैं ऐसे लोग, वो रेगुलरली बाहर खाते, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाते जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स नहीं है। सो ये भी सी बिकॉज दिस, ये भी एलिमिनेट बिकॉज दिस स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ वेरीडेल इज एक्सपीरियंसिंग स्टेडी ग्रोथ। ओके, सो ये भी ना एक पॉपुलेशन से रिलेटेड ही है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा था। नाउ पॉपुलेशन ऑफ वेरीडेल इज एक्सपीरियंसिंग स्टेडी ग्रोथ। सो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो इसका मतलब ये है आपके सिटी के यंगर या यंग पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, राइट, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे यंग पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। नाउ पॉपुलेशन बढ़ने के मेनी रीजंस हो सकते हैं कि आपका जो सिटी में ही जो बर्थ रेट है वो बढ़ गया, या बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी बढ़ गए, ठीक है। वी डोंट नो, उस पर हमें कुछ स्पेक्यूलेट नहीं करना है। बस अगर जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो यंग पॉपुलेशन भी बढ़ता है और ऑब्वियसली ओल्ड पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ओल्डर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, ओल्ड पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। सो सपोज इफ़ आई अज्यूम कि एज ऑफ नाउ वेरीडेल में 100 लोग रहते हैं, और इन्होंने वो भी कहा है, ठीक है, ध्यान में रखो, एवरेज एज ऑफ द वेरीडेलियंस इज स्टेडीली इंक्रीजिंग। मतलब जो रेशियो है ओल्ड और यंग का, उसमें ओल्ड पॉपुलेशन कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन, स्टेडीली इंक्रीजिंग। सो आज 100 थे तो बाद में 200 थे। सपोज इसमें अगर मैं अज्यूम करता हूँ 40%, जो हमने अज्यूम किया था कि 40% लोग आज फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जिन्हें पसंद है, ठीक है। सो यहाँ पे 40 हो गया। अगर मैं सेम अज्यूम करता हूँ 40 यहाँ पे, तो आपका जो क्लाइंटेल है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का वो 80 हो जाता है। पर इफ़ आई अज्यूम नाउ, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन अजम्पशन, नाउ यहाँ पे काफ़ी अजम्पशंस हो जाएंगे। सो इतना ध्यान में रखो, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपके वेरीडेल के लोग भी बढ़ रहे हैं, तो यंगर पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। सो यंगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो दिस फेल्स, राइट। यहाँ पे हमने कहा है कि यंगर पॉपुलेशन कम हो रहा है, इसी के कारण जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जो फ्रिक्वेंटली जाते थे वो भी कम हो रहे हैं, इसलिए वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट डिक्लाइन होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हमने ब्रेक कर लिया कि यंगर पॉपुलेशन इजंट डिक्लाइनिंग बिकॉज पॉपुलेशन स्टेडीली ग्रो हो रहा है।
सो इसका मतलब है कि यंगर पॉपुलेशन भी बढ़ेगा. द नंबर ऑफ यंग पीपल विल इंक्रीज. ठीक है, सो ये हमने ब्रेक कर लिया. तो इसका मतलब है ये वीकन कर रहा है. कहीं पे डाउट आ रहा है कि अरे पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, मतलब यंग पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, सो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे लोग. ठीक है, नाउ लास्ट देखते हैं. विद द एजिंग पॉपुलेशन ऑफ वेरिडल एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल आर ऑप्टिंग टू हैव मील्स एट होम. सो ये स्ट्रेंथन कर रहा है कि आपका डिक्लाइन होगा ही. सो ये भी एलिमिनेट कर दो. नाउ इसमें से सही आंसर था डी. डी इज योर करेक्ट आंसर. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो वैसे भी यंगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये भी CR है, क्रिटिकल रीजनिंग. एक्सपर्ट स्पेशलाइजिंग इन द रिस्टोरेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स who have been investigating the factors responsible for the physical deterioration of these artworks due to climate fluctuations have discovered that the type of colors used in these paintings adapts well to such changes. Okay, so कुछ पेंटिंग है उसकी डिटेरियोरेशन की बात कर रहे हैं, पर इन्होंने कहा है कि जो पेंटिंग के कलर्स है they adapt well to such changes. Consequently, the experts hypothesize that it might be a particular layer of material known as adhika which is situated beneath the paint that is causing the deterioration. Which of the following if true most strongly supports the expert's hypothesis? Now यहाँ पे एक ही hypothesis है कि अधिका is equal to bad. अधिका के वजह से पेंटिंग का डिटेरियोरेशन हो रहा है. उनका कहना है जो कलर्स है, जिस टाइप के कलर्स यूज किए हैं, दे अडेप्ट वेल टू चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस. यहाँ पे दिया है क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस. सो ये कौन सा क्वेश्चन है? सपोर्ट्स द एक्सपर्ट्स हाइपोथेसिस. सपोर्ट्स मतलब क्या? बेसिकली स्ट्रेंथन करना है. तो हमें ऐसा एविडेंस ढूंढना है कि जो कहे कि अधिका से ही डिटेरियोरेशन हो रहा है ना, ऐसा एविडेंस ढूंढो. सो ए ऑप्शन क्या कह रहा है? एंशिएंट इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स विद अ थिनर लेयर ऑफ अधिका are less likely to exhibit deterioration in response to climatic changes compared to those with a thicker layer. जाहिर सी बात है, ठीक है, मतलब ये अच्छा एविडेंस है कि लेस अधिका यहाँ पे क्या किया? आर लेस लाइकली टू एग्जिबिट डिटेरियोरेशन. लेस अधिका इज इक्वल टू लेस लाइकली to exhibit deterioration. और यहां पे क्या किया है? जहां पे थिक लेयर था, ठीक है, इन रिस्पॉन्स आर लाइकली टू एग्जिबिट डिटेरियोरेशन इन रिस्पॉन्स कंपेयर्ड टू दोज एज अपोज टू थिकर लेयर था, थिकर अधिका मोर लाइकली कंपेरेटिवली. ठीक है, सो इसका हमने प्रूव कर दिया. जितना अधिका ज़्यादा डालोगे उतना फटाफट डिटेरियोरेशन होगा, कम अधिका डालोगे तो कम डिटेरियोरेशन होगा. सो दिस कैन बी योर आंसर. दिस सपोर्ट्स योर hypothesis that adhika is equal to bad. Not your hypothesis but the expert's hypothesis. Second option क्या कहता है? Ancient Indian miniature paintings are often created on traditional materials that expand with increased humidity and contract during drier conditions. टेंजेंशियल आर्ग्यूमेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कलर्स की बात कर रहे हैं, अधिका की बात कर रहे हैं. सी देखते हैं. द कलर्स यूज्ड इन दीज पेंटिंग्स एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट रेडिली इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बट एब्जॉर्ब मिनिमल मॉइस्चर मेकिंग देम लेस ससेप्टिबल टू चेंजेस इन ह्यूमिडिटी. नाउ ये भी टेंजेंशियल आर्ग्यूमेंट है क्योंकि ये हमारा हाइपोथेसिस क्या है? अधिका इज इक्वल टू बैड. ये अधिका की बात कर ही नहीं रहा, ये वापस कलर्स की बात कर रहा है. ठीक है, कलर्स से एज ऑफ ना हमें कुछ लेना देना नहीं. कलर्स के बारे में तुम अगर बुरा भी बोलते हो यहाँ पे, तभी भी हमारे आर्ग्यूमेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है? हाइपोथेसिस क्या है? उन्होंने कहा है स्ट्रेंथन द हाइपोथेसिस. हमें बस ये पार्ट में जो दिया है उसको एविडेंस ढूंढना है, बाकी कुछ भी नहीं लेना देना हमें. सो हमें सिर्फ प्रूव करना है कि अधिका इज इक्वल टू बैड. इधर कलर्स के बारे में अच्छा बोला, कुछ फर्क नहीं. कलर्स के बारे में बुरा बोला, तभी भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, डी क्या कहता है? अ पर्टिकुलरली हार्ड एंड नॉन अब्जॉर्बेंट वैरायटी ऑफ अधिका वॉज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल मोल्डिंग्स ऑन द फ्रेम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन मिनिएचर पेंटिंग.
ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ बता रहा है अधिका के बारे में, ये ना ही बता रहा है कि अधिका अच्छा है। अगर यहाँ पे होता कि वो पेंटिंग्स को कुछ नहीं हुआ है, सो वापस फिर ये वीकन करता था। अगर यहाँ पे कहता कि वो पेंटिंग्स की हालत ही ख़राब हो गई तो एक बार स्ट्रेंथन भी कर देता था, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, बस अधिका नाम डाल दिया, बात खत्म। अधिका layers applied by ancient Indian painters typically consisted of a coarse base layer upon which several increasingly fine-grained layers were added। now ये भी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आपका आंसर है ए, जिससे हमें प्रूव होता है अधिका इज इक्वल टू बैड, ठीक है। सीआर में क्रिटिकल रीजनिंग में इक्वेशंस बनाते जाओ, हेल्प होती है। लाइक दिस इक्वेशन अधिका इज इक्वल टू बैड लिखते जाओ, भूल ना जाना, ठीक है। यंगर ये है, यंगर डिक्लाइन पे है, इसीलिए फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जो फ्रीक्वेंटली जाते हैं वो भी डिक्लाइन पे, इसलिए फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी डिक्लाइन हो जाएंगे। सो ये लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 सेंटेंसेस आर गिवन, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली इनकरेक्ट सेंटेंस एंड मार्क इट एज योर आंसर। ओके, सो इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, 5 ऑप्शन है, मतलब 4 सही होंगे। शी वुड हैव बेक्ड अ केक इफ शी हैड फाउंड ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स इन द किचन। इससे समझता है कि ये कंडीशनल वाला इफ़ क्लॉजेस वाला सेंटेंस है, कंडीशनल वाला सेंटेंस है। ना ये मेन क्लॉज में शी वुड हैव बेक्ड आ गया, कंडीशनल क्लॉज में इफ़ शी हैड फाउंड। सो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई कंडीशनल आता है, मतलब ये थर्ड कंडीशनल वाला है, तो यहाँ पे वुड हैव सही से यूज़ किया है, सो ये सही है। इफ़ ही हैड स्टडीड एब्रॉड, वापस एक थर्ड कंडीशनल वाला है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ही हैड स्टडीड एब्रॉड। ही वुड हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, सही है। सो ये भी इसमें गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। तो ये देखते जाओ, हाँ इनकरेक्ट है, करेक्ट है। इफ़ यू कॉल्ड मी अर्लियर, सेकंड कंडीशनल पास्ट टेंस यूज़ किया, आई वुड हैव, ये है थर्ड कंडीशनल का फॉर्मेट, ठीक है। सो ये एरर है, ये गलत आंसर है, सॉरी ये सही आंसर है क्योंकि ये गलत है, ठीक है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये किसका पार्ट है, दिस इज, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका थर्ड कंडीशनल का है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो सेकंड कंडीशनल का है। हमें दोनों स्ट्रक्चर्स जो मेन क्लॉज है और इफ क्लॉज वाला है, दोनों थर्ड कंडीशनल वाले ही चाहिए, दोनों सेकंड कंडीशनल वाले ही चाहिए। पर ठीक है, देखते अभी एलिमिनेट करके। इफ़ आई न्यू अबाउट द ट्रैफिक जाम, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड कंडीशनल का यूज़ किया। आई वुड टेक अ डिफरेंट रूट टू वर्क, ये भी सेकंड कंडीशनल है, सही है। हैड दे नॉट मिस द ट्रेन, यहाँ पे इन्वर्जन यूज़ किया है, हैड मिस्ड, पास्ट परफेक्ट, सेकंड थर्ड कंडीशनल, नॉट सेकंड कंडीशनल। दे वुड हैव अराइव्ड, वापस थर्ड कंडीशनल, ठीक है। सो ये भी सही है, आपका आंसर सी है, सी इज़ इनकरेक्ट। इसको अगर सही करना है तो यहाँ से मैं आई वुड हैव निकाल के और इसको सिर्फ मैं V1 फॉर्म में लिख देता था, वुड हेल्प, आई वुड हेल्प यू विथ योर, इफ़ यू कॉल्ड मी अर्लियर आई वुड हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट। या अगर मुझे ये सही लिखना है, ये मतलब ऐसे ही लिखना है, आई वुड हैव हेल्प्ड, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़ यू हैड कॉल्ड मी अर्लियर, सो ये सही है, ठीक है। सो एरर सी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है, हैज़ 4 पार्ट्स में मिस्टेक मदर, ठीक है, एरर ढूंढना है। नाउ वन ऑफ माई कलीग्स, ओके, वन ऑफ माई कलीग्स हु इज़ नोन, सो एरर यहाँ पे है, बी में है, हु इज़ नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैज़ ऑफर्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स ड्यूरिंग आवर टीम मीटिंग टुडे। सही, मतलब बी और सी, जो सी पार्ट है, डी पार्ट है, सही है, ए पार्ट भी सही है, एरर आपका बी में है। क्या एरर है, जब आपको मैंने बताया है कि वन ऑफ वाला लगता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स या वन ऑफ द टीममेट्स, ओके, वन ऑफ माई आएगा, वन ऑफ आर आएगा, वन ऑफ द आएगा। सो ये जो वन ऑफ वाले आते हैं, उसके बाद में जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना, तब आपका क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाता है। तब आपको देखना है ये हु किसको रिलेट करता है, कलीग्स को रिलेट करता है, ठीक है। हु क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या फंक्शन होता है, वो किसी पहले आए हुए नाउन को रिलेट करता है। सो यहाँ वो किसे रिलेट कर रहा है, कलीग्स को रिलेट कर रहा है। सो ये जो क्लॉज है, इज नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हु है, और हु किसको रिप्लेस कर रहा है, कलीग्स को कर रहा है,
ठीक है, कलीग्स क्या है, प्लूरल है, सो हम ऐसे कहेंगे क्या, कलीग्स इज नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नहीं, यहाँ पे कहेंगे कलीग्स आर नोन फॉर, हीज नहीं आएगा, देयर एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये कितना भी गलत लगे, ठीक है, दिस इज फॉर्मल इंग्लिश। आप मूवीज़ में देखोगे तो ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, अगर बुक में भी देख रहे हो, अगर कोई बुक है, फिक्शन है, तो उसमें ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब वन ऑफ माई कलीग्स हु इज़ नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो उसमें सही है, पर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में आपको यही यूज़ करना है, हु किसको रिफ़र कर रहा है, कलीग्स को रिफ़र कर रहा है, ठीक है, तो वो देखना है। तो ये सेंटेंस का या ये क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, कलीग्स है, हम कलीग्स के बारे में बात करें, प्लूरल चीज़ों के बारे में बात करें। सो जो वर्ब है, ठीक है, वो सब्जेक्ट को एग्री करेगा, जो प्रोनाउन है एंटीसीडेंट को एग्री करेगा, एंटीसीडेंट कौन है, कलीग्स है, ठीक है। कलीग्स आर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हैज़ ऑफर्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स। ना यहाँ पे हैज़ क्यों आया ना, यहाँ पे ना ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया है। एक पहला सेंटेंस है ये वाला, हु से लेके स्किल्स तक, सो ये पहला है। सो पहला क्या कहता है सेंटेंस, मैं लिख के बताता हूँ आपको। हु किसको रिप्लेस कर रहा है, कलीग्स, कौन से कलीग्स, माई कलीग्स। सो ये क्या कहता है, माई कलीग्स आर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये कह रहा है। और सेकंड सेंटेंस क्या है, कौन सा है, सेकंड सेंटेंस ये है, वन ऑफ माई कलीग्स हैज़ ऑफर्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स ड्यूरिंग आवर टीम मीटिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे पंक्चुएशन यूज़ नहीं किया है, आपको बुक्स में या नॉर्मल में पंक्चुएशन यूज़ करेंगे। वन ऑफ माई कलीग्स, ये और ये आपको दो कॉमास के बीच में रहेंगे। दिस इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमें कलीग्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन से कलीग्स, हु आर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। सो जनरली न्यूज़पेपर्स में आपको फिर ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है ये दो कॉमास के बीच में देंगे, पर एग्जाम में नहीं देंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको समझ गया कि अरे ये तो अलग क्लॉज है तो क्या फ़ायदा, ठीक है, क्वेश्चन का। सो ऐसे बनता है। और सेकंड सेंटेंस क्या होगा, वन ऑफ माई कलीग्स हैज़ ऑफर्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स ड्यूरिंग आवर टीम मीटिंग टुडे। सो अगर मैं लॉजिकल फ्लो में बोलूंगा तो मैं कहूँगा माई कलीग्स आर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड वन ऑफ, तो यहाँ पे मैं प्रोनाउन यूज करूंगा, वन ऑफ देम किसको ये कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है माई कलीग्स, वन ऑफ देम हैज़ ऑफर्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स ड्यूरिंग आवर टीम मीटिंग टुडे। सो एरर आपका बी में है, ठीक है, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है ध्यान देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18. The new marketing strategy is markedly different than the previous one. Error is in B again. Now वापस फॉर्मल इंग्लिश है। फॉर्मल इंग्लिश कहता है कि डिफरेंट के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो हमेशा फ्रॉम होता है, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर में दैन दिखेगा, आपको मूवीज़ में दैन दिखेगा, नॉवेल्स में दैन दिखेगा, पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम ही लिखना है, ठीक है। द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन and we anticipate improved results as a result of this change. बाकी सब सही है, एरर आपका बी में है। 19th क्वेश्चन, मोस्ट सिमिलर वर्ड ढूंढना है, किससे रिलेटेड है, अबलियंट का। अबलियंट मतलब क्या, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली। सो अबलियंट का मीनिंग होता है फुल ऑफ एनर्जी या लाइवली। सो इंसिपिड मतलब क्या, टेस्टलेस। नाउ टेस्टलेस मतलब आप लिटरली कह सकते हो दिस सूप इज इंसिपिड, या ऐसे कह सकते हो दिस नॉवेल इज इंसिपिड, मतलब बोरिंग भी होता है। दिस नॉवेल इज टेस्टलेस, दिस नॉवेल इज बोरिंग, ठीक है। दिस नॉवेल इज इंसिपिड मतलब बोरिंग, दिस सूप इज इंसिपिड मतलब टेस्टलेस। मेलैंकोलिक मतलब सैडनेस, समवन हु इज वेरी सैड, ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज मेलैंकोलिक, ही इज मेलैंकोलिक। वैक्सिंग मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें जो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, ठीक है, जो चीज़ से आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, जो चीज़ से आपको एंग्जाइटी आती है, ठीक है, वैसे
फ्रस्ट्रेशन इंड्यूसिंग, ठीक है। दिस मूवी इज वेक्सिंग मी। लिस्टलेस मतलब अबलियंट का ऑपोजिट, लैक ऑफ एनर्जी। एनर्वेटेड, फिर इसको आप एक सिनोनिम ले सकते हो लिस्टलेस का, एनर्वेटेड जिसमें कुछ एनर्जी नहीं है, ठीक है। अबलियंट का ऑपोजिट ना। एफर्वेसेंट इज समवन हु इज लाइवली, हु इज विवेशियस, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। लाइवली, विवेशियस, फुल ऑफ एनर्जी, एफर्वेसेंट इज योर करेक्ट आंसर इन दिस वन। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इसका ऑपोजिट आपको लिस्टलेस भी मिलेगा, एनर्वेटेड भी मिलेगा। 20 मोस्ट सिमिलर। पेनेरियस मतलब वेरी पुअर, समवन हु इज़ वेरी पुअर। इसका एक आपको ओके डेस्टिट्यूट इसका सही आंसर है। समवन हु इज़ वेरी पुअर। पेनेरियस का दो मीनिंग भी हो सकते हैं, एक वेरी पुअर और हु इज़ समवन हु इज़ अ माइजर, बहुत कंजूस है। पार्सिमोनियस, ये भी एक कंजूसी के लिए वर्ड है, ठीक है। माइजर और पार्सिमोनियस, वेरी पुअर के लिए डेस्टिट्यूट। जनरस ऑपोजिट हो जाता है पेनेरियस का। लुक्रेटिव मतलब जिससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होता है। दिस जॉब इज़ वेरी लुक्रेटिव, दिस जॉब या दिस बिजनेस इज़ लुक्रेटिव। ओपुलेंट मतलब लग्जरियस, ग्रैंड, ऐसा। कैनिबल मतलब a person या a human who eats another human's flesh, so that is cannibal. That's it for this guys. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। हम लोग एवरी संडे ऐसी क्विज कंडक्ट करते हैं, वीकली क्विज होती है, वो हर बार देते रहो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 20 के 20 अटेम्प्ट करो, पूरे 20 मिनट बैठो, ठीक है। टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चंस डाल रहे हैं, क्वांट्स के, एलआर के, वर्बल के, ठीक है, करंट अफेयर्स क्विज, वोकैब शीट, ऑलराइट, बहुत कुछ डाल रहे हैं, फ्री में है, तो डू चेक आउट द टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस डाल रहे हैं, वो भी देखो। यूट्यूब पे हम लोग आती है। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। ऑल्सो डू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन, जो घंटा है बेल, उस पर क्लिक करो, मतलब जब भी हम लोग कुछ नया डालते हैं तो तुमको नोटिफिकेशन आएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आज देम इन द कमेंट सेक्शन।